अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सीगे चैनल की इस वीडियो में मैं आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट को डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए केस 4 और केस 5 जो है वो करेंगे। तो केस 1 आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी डाटा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ जो है उनको ऐड करना होता है। फिर केस 2 में हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो है उनको ऐड करना है। उसके बाद केस 3 में हमने कहा था कि जब भी पावर फैक्टर इन्वॉल्व हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे केस 4 और केस 5। तो केस 4 जो है फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। अगर आप लोगों ने एक ज़्यादा यानी काफ़ी 2, 3, 4, 5 मेजरमेंट्स लिए हैं, उनकी एवरेज निकाल दिए तो उस एवरेज में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। उसके बाद अगला केस है केस 5 फॉर द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने किया है जिसमें टाइम इन्वॉल्व है तो उस केस में क्या रूल है। तो ये देखें, ये 5 केसेस हैं, टोटल 5 केसेस के लिए अलग अलग रूल्स हैं और ये सारे के सारे रूल्स जो हैं आपने इनको ज़हन में रखना है। तो चलते हैं केस 4 की तरफ। केस 4 फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले जितनी भी मेजरमेंट्स हैं जिनकी एवरेज निकालनी है उनकी आपने एवरेज निकाल लेनी है। उसके बाद फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। जो एवरेज वैल्यू आप निकालेंगे उसमें से डाटा की डेविएशन निकालनी है। ये आगे एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, ये फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। फिर तीसरा ये है कि द मीन डेविएशन इज़ अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। जो आपने डेविएशंस निकालनी है उनका भी फिर मीन निकालना है, उनका जो मीन होगा वो उस एवरेज की टोटल अनसर्टेनिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसको ज़रा ध्यान से समझना है आपने। एग्ज़ाम्पल एग्जाम्पल में है द 6 मेजरमेंट्स वर टेकन ऑफ द डायामीटर ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गेज। एक स्क्रू गेज को यूज़ करते हुए एक वायर का डायामीटर जो है वो मेजर किया गया है 6 दफ़ा। 6 रीडिंग्स हैं विच आर, पहली रीडिंग है 1.20, दूसरी है 1.22, तीसरी रीडिंग है 1.23, चौथी है 1.19, पाँचवीं है 1.22 और सिक्स्थ है 1.21। ये 6 रीडिंग्स ली हैं स्क्रू गेज को इस्तेमाल करते हुए। एक ही वायर का डायामीटर एक दफ़ा लिया तो 1.20 आ गई, दूसरी दफ़ा लिया तो 1.22 आ गया, तीसरी दफ़ा ली रीडिंग तो 1.23 आ गया, तो फिर 1.19, तो ये 6 एक्सपेरिमेंट्स लिए, 6 रीडिंग्स ली, तो 6 रीडिंग्स में डिफरेंट वैल्यूज़ आए। तो ज़ाहिर बात है उसकी डायामीटर तो एक ही होगा। तो इसके लिए हमने कहा था कि जब इस तरह का रैंडम एरर हो तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए उनका एवरेज निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालना है, इनको सिंपल आपने ऐड कर देना, डिवाइडेड बाई 6 रीडिंग्स हैं तो 6 पे डिवाइड कर दें। द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर्स आर 1.20, 1.22, 1.23। तो ये डाटा दिया हुआ है। एवरेज डायमीटर कितना आ जाएगा जी, 1.2 प्लस 1.22 प्लस 1.23। ये जो डाटा दिया है इन सब को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 रीडिंग्स हैं तो ये आपने 6 पे डिवाइड कर देना है।
तो ये आपके पास आ जाएगा। इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इनका जो भी सम आएगा, सम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 1.21। तो दिस इज़ द मीन वैल्यू। इस पूरे डाटा की मीन वैल्यू जो निकली, या एवरेज वैल्यू निकली, वो 1.21 निकली। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, हमने डिफरेंट वैल्यूज़ लिए थे जो कि डिफरेंट आए, एक ही वायर की जो है 6 दफ़ा रीडिंग ली, तो 6 दफ़ा अलग अलग रीडिंग आई। तो ज़ाहिर बात है उसका फिर एवरेज निकाला, तो उस एवरेज को हम कंसिडर करेंगे कि उस वायर का डायमीटर 1.21 है, ना ही 1.22 है, ना ही 1.19 है। तो इस सारे डाटा का जो एवरेज निकाला वो 1.21 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, हमने उसकी जो है वो एवरेज वैल्यू तो निकाल ली, तो ज़ाहिर बात है इसमें अनसर्टेनिटी तो होगी। तो वो अनसर्टेनिटी कितनी है टोटल फाइनल रिज़ल्ट में, जो फाइनल रिज़ल्ट 1.21 आया है, इस फाइनल रिज़ल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आपके पास जब मीन वैल्यू आ गई तो मीन वैल्यू से आपने डेविएशंस निकालना शुरू कर देनी है। पहली रीडिंग है आपके पास 1.20, 1.21 माइनस 1.20 करेंगे तो ये फर्स्ट डेविएशन आ जाएगी, यानी फर्स्ट रीडिंग जो है वो मीन वैल्यू से 0.01 डेविएट कर रही है। ये देखें, ये साइड पे मैंने करके दिखाया हुआ है 2-3। इसी तरह अगली रीडिंग 1.22 है, 1.21 और माइनस 1.22 करेंगे तो इसमें डेविएशन जो है वो 0.01 आ जाएगी, और ये माइनस में आएगी। ये माइनस का मैं बताता हूँ कि माइनस के साथ क्या करना है। इसी तरह 1.21 में से 1.23 निकालेंगे तो इसके ये डेविएशन 0.02 आ जाएगी, ये भी माइनस में। तो ये तीन, ये देखिए पहली जो है वो 0.01 ये लिखी है, ये आपको अगर कर्सर नज़र आ रहा है देख लें। फिर दूसरी जो है आपके पास 0.01 आई, ये माइनस साइन को आपने छोड़ देना है, माइनस को आपने कंसिडर नहीं करना क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है जो कि 0.01 ही आएगी। तो ये भी 0.01 आ गई। तीसरी जो डेविएशन है 0.02 आ गई जो कि मैंने कैलकुलेट की। इसी तरह फोर्थ, इन दोनों का डिफरेंस निकाले, 1.21 माइनस 1.1 आए तो 0.02 आ जाएगी। फोर्थ जो है वो भी 0.02 आ गई। और फिफ्थ जो है 1.21 माइनस 1.22 करेंगे तो इसका 0.01 आ गया, ये फिफ्थ वैल्यू लिखी हुई है। और सिक्स्थ वैल्यू क्या आएगी, 1.21 माइनस 1.21, तो ये ज़ीरो आ जाएगी। तो ये 6 इस तरीके से आपने इनके डिफरेंसेस निकाल लेने हैं। दीज आर डेविएशंस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू फ्राम मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू जो है वो 1.21 आई थी, इससे आपने सब का डिफरेंस निकाला, तो इसलिए आपने इनकी डेविएशंस निकाल लेनी है। तो ये डेविएशंस का मतलब डिफरेंस दोनों, यानी एवरेज से जो डाटा डिफ़र कर रहा है इन दोनों का फ़र्क निकालना है आपने। तो ये आ गया 0.01 फर्स्ट डाटा की, और एवरेज जो निकाली उन दोनों का डिफरेंस। फिर सेकंड डाटा और एवरेज का जो डिफरेंस है वो 0.01, थर्ड का 0.02, फोर्थ का 0.02, फिफ्थ का 0 और 0.1, और फाइनल जो है 6 जो है उसका 0 आ गया। तो ये 6 डेविएशंस आ गए। तो जब भी आप इनको माइनस करेंगे तो आपने माइनस साइन को कंसिडर नहीं करना। फिर ये जो डेविएशंस आ गई हैं, आपने क्या करना है, इन डेविएशंस का भी एवरेज निकालना है। इन सब को ऐड करें और डिवाइडेड बाय 6 हैं तो 6 पे डिवाइड करें, तो इनमें जो मीन डेविएशन आ गई 0.01 आ गई। तो आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट रिज़ल्ट आया, जो कि एवरेज वैल्यू आई वो 1.21 आई, और इसमें डेविएशन कितनी हो सकती है, जितनी भी डेविएशन निकाली उनकी एवरेज डेविएशन 0.01। सो आपका फाइनल रिज़ल्ट जो होगा 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर का फ़र्क होगा। ये रीडिंग्स मिलीमीटर्स में दी हुई हैं। दस अनसर्टेनिटी एंड द मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर 0.01 जो कि आपने ये निकाली, और हैंस डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। तो ये देख ले पॉइंट्स। पहले सबसे पहले फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, जो भी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज निकालनी है। जैसा कि ये आपने पहले स्टेप में ये मेजर्ड वैल्यू हैं, इनकी एवरेज निकाली जो कि 1.21 आ गई। उसके बाद सेकंड है फाइंड द डेविएशंस ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू। हर मेजर वैल्यू जो है उसकी डेविएशन निकालनी किस से, फ्राम द एवरेज वैल्यू, जो आपने एवरेज वैल्यू निकाली है उससे।
ये देखें, आपने डेविएशंस निकाल लें। फिर तीसरे स्टेप में कहा है द मीन डेविएशन, आपने फिर मीन डेविएशन निकाल दिए। जो मीन डेविएशन निकलेगी वही इज़ द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू में वही उसकी टोटल अनसर्टेनिटी होगी। तो ये देखें, ये आपने मीन डेविएशन निकाली तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी भी यही होगी। तो जब भी आपके पास मैनी रीडिंग्स दी हुई हो या ज़्यादा रीडिंग्स दी हुई हो, आपने सबसे पहले और उनकी एवरेज करनी है। तो आप उनकी एवरेज करें, फिर जो एवरेज वैल्यू आएगी उसमें से आपने सब का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस में आपने माइनस प्लस साइन को भूल जाना है। जो भी डिफरेंस निकले उन तमाम डिफरेंसेस का फिर मीन निकाल लें। जो उन डिफरेंसेस का मीन निकलेगा वही टोटल अनसर्टेनिटी होगी फाइनल रिज़ल्ट की। तो ये था फोर्थ केस। उम्मीद है कि इस केस की भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद फाइनल केस, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें एक चीज़ मैंने आपको समझानी है, इसको गौर से सुनिएगा। फॉर द अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट कोई हो तो उसमें अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है। द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ द टाइमिंग डिवाइस बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ये इस स्टेटमेंट को मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। सबसे पहले, द सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 30 वाइब्रेशंस इन 50.6 सेकंड्स। ये देखें, ये आपको अगर पेंडुलम नज़र आ रहा हो तो लेट्स से कि इसको ए पॉइंट पे लाके छोड़ दिया जाता है, और जो ही छोड़ दिया जाता है साथ ही स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया जाता है, तो स्टॉप वॉच जो है उसका टाइम मेजर करना शुरू कर देगी। तो ये इसके फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन गिनते हैं। ये यहाँ से एक आया, बी तक आया, बी से दोबारा ए तक आया, तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हुई। इसी तरह फिर ए से बी और बी से ए दूसरी वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, या दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ। फिर ए से बी और बी से ए, तो तीसरा। तो इसी तरीके से इसके आपने काउंट करते जाना है। लेट्स से कि ये इसकी 30 साइकिल्स कंप्लीट हुए, और 30 सेकंड्स के लिए टोटल टाइम जो लगा वो 50.6 सेकंड लगा है। तो ये क्वेश्चन ये है, द सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 30 वाइब्रेशंस इन 50.6 सेकंड्स। 50.6 सेकंड्स में 30 वाइब्रेशंस उसकी कंप्लीट होती हैं। तो द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज़ 0.1 सेकंड। स्टॉप वॉच जो यूज़ की है उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है। अगर ये क्वेश्चन में ना भी दिया हुआ हो तो आपने ये जो डाटा दिया हुआ है इससे आपने ख़ुद देख लेना कि इसका लीस्ट काउंट पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 0.1 सेकंड इसका लीस्ट काउंट है। ये अगर आपको क्वेश्चन में ना भी दिया हुआ हो तो लीस्ट काउंट आपने इस डाटा से ख़ुद निकाल लेना है, क्योंकि 50.6 सेकंड रीडिंग आई है टोटल 30 वाइब्रेशंस के लिए टोटल टाइम। तो टोटल टाइम में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट जो है ये इसका लीस्ट काउंट होगा। सो 0.1 सेकंड इज़ लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉप वॉच विच रीड्स 50.6 सेकंड। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है, तो उसमें आपने बताना है कि टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। देखें, टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो उसकी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो चूँकि इस केस में 30 वाइब्रेशंस थी, 30 साइकिल्स कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम 50.6 सेकंड लगा था। तो एक के लिए हमने क्या करना है, 50.6 डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे तो एक साइकिल का टाइम पीरियड एक साइकिल का टाइम आ जाएगा। तो एक साइकिल के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड तो हम सीधा सीधा यहाँ से निकाल लेंगे, 50.6 डिवाइडेड बाय 30। अब उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है उसको मैं बता देता हूँ। उसमें आपने क्या करना है कि लीस्ट काउंट जो है उसको भी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। गिवन दैट टाइम फॉर 30 वाइब्रेशंस 54.6 सेकंड्स आपके लगे। टाइम पीरियड विच इज़ इक्वल टू टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन के लिए 30 सेकंड के लिए अगर 54.6 लगे हैं तो इसको आपने 30 पे डिवाइड कर देना है, तो 1 वाइब्रेशन के लिए 1.82 सेकंड्स
आपके पास टाइम पीरियड आ जाए। तो टाइम पीरियड तो सीधा सीधा यहाँ से निकल आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। अनसर्टेनिटी निकालने के लिए इसका लीस्ट काउंट जो कि 0.1 सेकंड दिया हुआ है, इसको भी आपने नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर देना है। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 30 तो आपके पास 0.003 सेकंड आ जाएगा। तो ये आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सिंपल सी बात है कि आपने जब भी टाइमिंग का क्वेश्चन आ जाए जिसमें टाइमिंग इन्वॉल्व हो, तो उसमें आपने नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करना है। जैसा कि इसमें टोटल टाइम को नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पे डिवाइड किया तो आपके पास टाइम पीरियड आ गया। फिर उसकी अनसर्टेनिटी जब फाइंड करनी थी तो लीस्ट काउंट को भी वाइब्रेशंस पे डिवाइड किया तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी आ गई। तो 100 टाइम पीरियड आपके पास 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकंड आ गए। तो ये टाइमिंग के लिए ये रूल है कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पे लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देना है तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब यहाँ से देखें, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस 30 थी। नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन 30 की बजाय अगर ये 60 हो जाती, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो ज़ाहिर बात है ये टाइम पीरियड जो है ये भी बढ़ेगा। ये 100 के करीब हो जाएगा या 101.2 सेकंड हो जाएगा। तो फिर जब इस टाइम पीरियड को 60 पे डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे 60 होता तो टाइम पीरियड फिर भी इसका 1.82 ही आना था। टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसकी अनसर्टेनिटी निकालेंगे, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि 0.1 जो कि लीस्ट काउंट है ये डिवाइड हो जाएगा 60 पे। जब 60 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये अनसर्टेनिटी और कम हो जाएगी, 0.0015 हो जाएगी। तो अनसर्टेनिटी कम होगी। जब अनसर्टेनिटी कम हो गई तो इसका मतलब बेटर रिज़ल्ट आ गया। तो जब भी आपने इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है या इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एडवाइस ये किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशंस लें। जितनी ज़्यादा लेते जाएंगे उतनी अनसर्टेनिटी जो है वो कम होती जाएगी। लेट्स से कि ये 30 की जगह पे 10 होता, कम कर देता हूँ, तो आप इसको 10 पे डिवाइड करके देख लें। कैलकुलेटर से आपने करके देखना है तो इसका जो भी टाइम पीरियड आएगा वो अलग है। लेकिन इसको भी आप 10 पे करें तो ये 0.01 आ जाएगा। ये अनसर्टेनिटी जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी, यानी बैड रिज़ल्ट हो जाएगा। तो जितनी कम वाइब्रेशंस होंगी उतना ही ये अनसर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और इसको हमने अगर कम से कम करना है रिज़ल्ट को बेटर करने के लिए तो हमें ये एडवाइस किया जाता है कि इस तरह का अगर कोई एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशंस जो है उसका फ़र्क सिर्फ अनसर्टेनिटी पे पड़ेगा, टोटल टाइम पीरियड पे नहीं पड़ेगा। टोटल टाइम पीरियड के लिए ये टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसका लीस्ट काउंट नहीं चेंज होगा। लीस्ट काउंट तो इतना ही है, लीस्ट काउंट वही रहने की वजह से ये डिवाइडिंग फैक्टर जो है वो अनसर्टेनिटी को चेंज कर देगा। हैंस इट इज़ एडवाइजेबल टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स टू रिड्यूस टाइमिंग अनसर्टेनिटी। टाइमिंग अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशंस को काउंट करें। तो ये जो है ये चीज़ एडवाइस की जाती है। तो ये इस तरीके से ये आज का केस 5 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बल्कि ये ज़रा देख लें रिपीट करने से पहले। केस 5, द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ फाउंड कैसे? बाई डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ द टाइमिंग डिवाइस जो स्टॉप वॉच आप यूज़ कर रहे हैं उसकी लीस्ट काउंट को डिवाइड करके, किससे? बाई द नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से, यानी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करने हैं। जैसे कि आपने ये नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन 30 थी तो 30 पे डिवाइड किया और टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए भी 30 पे डिवाइड किया। तो ये स्टेटमेंट थी। तो मैं दोबारा आपको जो है दोनों केसेस जो हैं वो रिपीट कर देता हूँ। फॉर अनसर्टेनिटी एंड एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, अगर आपके पास ज़्यादा मेजरमेंट्स हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उन तमाम मेजरमेंट्स की एवरेज निकालनी है। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। फिर हर मेजर्ड वैल्यू की मीन वैल्यू से डेविएशन निकालनी है।
फिर जब डेविएशन निकालेंगे तो उस डेविएशन की आपने फिर दोबारा से मीन निकाल दिया, तो जो फाइनल रिज़ल्ट में आए जो मीन डेविएशन है वही फाइनल रिज़ल्ट में काउंट होगी। जैसा कि ये देखें, आपने तमाम डाटा का एवरेज निकाला, फिर आपने अलग अलग से डेविएशंस निकाली, जैसे कि ये मैंने माइनस करके दिखाया है। उसके बाद आपने इनकी मीन डेविएशन निकाली, तो मीन डेविएशन इज़ द डेविएशन इन द फाइनल रिज़ल्ट। सो 1.21 प्लस माइनस 0.01 आपके पास डायमीटर आ गया, तो इसमें ये डेविएशन आ गई। तो ये था इसका केस 4। और केस 5 जो है फॉर द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करना है कि जब अनसर्टेनिटी निकालनी है तो लीस्ट काउंट को आपने नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर देना है, तो वो आपके पास फाइनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपके MCQs में भी आ सकते हैं या 3 नंबर का सवाल भी आ सकता है। तो ये आपको हल करने आने चाहिए कि जब टाइम पीरियड फाइंड करना है तो आपने टोटल टाइम को डिवाइडेड बाय टोटल वाइब्रेशंस कर देना है, तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो लीस्ट काउंट को आपने टोटल वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास लीस्ट काउंट। तो ये जो मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया हुआ है कि अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये हैंस इट इज़ एडवाइजेबल टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स टू रिड्यूस टाइमिंग अनसर्टेनिटी। कि टाइमिंग अनसर्टेनिटीज़ को हम अगर चाहते हैं कि रिड्यूस करें तो ये एडवाइस है कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो इस तरीके से आपके पास जो है टाइमिंग अनसर्टेनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे। आप जो है वो मैसेज कर दें या आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद अगले लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन होगा, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक सवाल आता है, ये आपको मैं अभी से बता रहा हूँ, तो इसलिए उसके लिए आपने रेडी होना है। और वो भी इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी जब अगले लेक्चर में मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। तो आप इनको समझने की कोशिश करें, समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है। अगर आपके इंटरेस्ट है इसमें, आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आप इसको समझें। अगर समझने से आपको समझ आ जाती है तो लाइक को दबा दें। लाइक से मैं समझता हूँ कि आपको कितनी समझ आती है। तो अगर 3 लाइक हैं तो इसका मतलब ये है कि 3 बंदों को समझ आई है, बाकियों को समझ नहीं आई, तो उससे तो मैं तो यही निकालूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।